जापान ने ना एक करिश्मा किया है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जापान एक ऐसा देश है जो टेक्निकली और बौद्धिक तौर पर बहुत हाई लेवल पर है और जापान अपने उस फॉर्म में वापस आ रहा है। चाइना को लेकर सभी जानते हैं कि चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल पर एक कंट्रोल सा कर लिया है और इस कंट्रोल से चाइना दुनिया भर के सप्लाई चेन को बाधित भी कर रहा है और दुनिया को सबक भी सिखा रहा है। एक चाबुक जो चाइना के हाथ में लगा है कि भाई मेरी बात मानो वरना ये चाबुक चल जाएगा, ऐसा करना चाइना ने शुरू किया है। अब इसका काट निकालने के लिए अमेरिका में सब इकट्ठा हुए, भारत भी इकट्ठा हुआ। वहीं जापान की बात करें तो जापान ने तो गजब ही कमाल कर दिया। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, जापान ने क्या किया है, रेयर अर्थ मटेरियल के लिए समंदर के नीचे बहुत गहराई से समंदर की तल्ली से जो कीचड़ होता है उस कीचड़ को उठाकर निकाल लिया और उसमें पता चला कि अच्छा खासा रेयर अर्थ मटेरियल मिल रहा है। यानी चाइना के रोक ने अब जापान को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया। करीब 6000 मीटर अंदर समंदर से ये निकाल कर लाना, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान रेयर अर्थ मटेरियल थे। ये दिखा रहा है कि दुनिया किस तरीके से चाइना के स्कोप से निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। जापान पर पहली बार नहीं है, एक बार पहले भी इसी तरीके की रोक लगी। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर पिछली बार की तरह इस बार हावी क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसका कारण यही रहा कि पिछली बार से सबक मिला चाइना को और चाइना ने इस बार मौका नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को और रेयर अर्थ मटेरियल पर कंट्रोल कर लिया। इस कंट्रोल से अमेरिका पूरी तरीके से हिल गया, क्योंकि अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप देखें सबसे पहले नंबर पर कौन सी कंपनियां आती हैं, डिफेंस सेक्टर की जो हथियार बेचते हैं। उसके बाद कौन सी आती हैं, अंतरिक्ष की, टेस्ला वगैरह बनाने वाली कंपनियां और सैटेलाइट्स बनाने वाली कंपनियां। अब ये जो मार्केट है अमेरिका का, ये मार्केट पूरी तरीके से निर्भर है रेयर अर्थ मटेरियल पर। और जब चाइना ने इस पर रोक लगाई तो बैंड बज गया अमेरिका का। और अब अमेरिका सोच रहा है कि देखो हल तो नहीं निकलेगा। हल निकालने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की। जो डोनाल्ड ट्रंप ने सी जिनपिंग से बातचीत की, सी जिनपिंग से मुलाकात की, उन्हें हंसाने की कोशिश की, G2 का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये सब बेकार हो। तो अब ट्रंप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान और इस लॉन्ग टर्म प्लान में एक साथ कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे द गार्जियन की इस खबर को देखिए, $12 बिलियन का क्रिटिकल मिनरल्स का जमावड़ा करना चाहते हैं, यानी अपने रिजर्व में इतना रेयर अर्थ मटेरियल जमा रखना चाहते हैं ताकि हथियार बनाना हो या सैटेलाइट बनाना हो या और कुछ बनाना हो, इसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। बात यह है कि अकेले चना घड़ा नहीं फोड़ता है और ऐसे में अमेरिका को जरूरत है, किसकी जरूरत है, कई सारे देशों। शुरुआती समय में इन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कुछ देशों को इकट्ठा किया और अब इन्होंने 50 देशों को इकट्ठा, और इस 50 देशों को इकट्ठा करने के साथ इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा ग्रुप अब बना रहे हैं जो ग्रुप क्रिटिकल मिनरल्स पर डील करेगा। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या डील होगा। सबसे पहली बात, जेडी वेंस ने शुरुआत कैसे की, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इनके इस वीडियो को देखें। यहाँ पहली बात तो ये कि बॉडी लैंग्वेज भी दिखती है इससे। अब इनके बॉडी लैंग्वेज में एक चीज आप देखेंगे, आदेश वाली चीज है और जेडी वेंस ने तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी कर दी है। इनका कहना है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे नेशनल डिफेंस ये रुकने नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमारे से मतलब ये है कि 50 देश जो हैं, जो इनके सदस्य देश हैं, उनको कह रहे हैं कि किसी की मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए और जो व्यापार है, सप्लाई चेन है, वो बरकरार रहना चाहिए। लेकिन ये 50 देशों का गठबंधन करेगा क्या, कैसे काम करेगा, तो उसको लेकर जेडी वेंस ने एक सही खुलासा किया है। वैसे तो जेडी वेंस की बहुत लंबी ये वीडियो और स्पीच है, पर मैं आपको बताऊं यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा सा इसे सुनिए आप। The value chain. We've convened this ministerial in an effort to accelerate that shared work. So this morning, the Trump administration is proposing a concrete mechanism to return the global critical minerals market to a healthier, more competitive state. A preferential trade zone for critical minerals protected from external disruptions through enforceable price floors. We will establish reference prices for critical minerals at each stage of production, pricing that reflects real-world fair market value. And for members of the preferential zone, these reference prices will operate as a floor, maintained through adjustable tariffs to uphold pricing integrity. We want to eliminate that problem of people flooding into our markets with cheap critical minerals to undercut our domestic manufacturers, because we know, of course, that as soon as they've undercut our domestic makers, the domestic markers
they leave the market, and the people who undercut them then jack up the price to a completely unfair level. We're going to fix that problem. Together, we want members to form a trading bloc among allies and partners, one that guarantees American access to American industrial might while also expanding production. यहाँ पर जेडी वेंस ने कहा है कि देखो हम ऐसा करेंगे ना कि हर चरण में फिक्स रखेंगे प्राइस। 50+ देश जो भी हमारे इस कांटेक्ट में आएंगे उनका एक समूह बनेगा जिसके बीच में व्यापार होगा और लिथियम और जिसके बीच में व्यापार होगा। अभी ज्यादातर खनिज चीन से आते हैं। चीन बहुत सस्ते दाम पर बेचता है जिससे दूसरे देशों की कंपनियां घाटे में चलती हैं। जब वे बंद हो जाती हैं तो चीन बाद में कीमत बहुत बढ़ा देता है। इससे अमेरिका और उसके दोस्त देशों को नुकसान होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति का कहना है कि हमें एक प्राइस फ्लोर बनाना है, मतलब एक मिनिमम कीमत की गारंटी। इन खनिजों की एक न्यूनतम कीमत तय की जाएगी। अगर बाजार में कोई इससे कम कीमत पर बेचने की कोशिश करेगा या कोई बहुत ज्यादा कीमत पर, तो हम टैरिफ लगा देंगे उस पर, ताकि वो आखिरकार बात मानने के लिए विवश हो जाए। अब एकदम साधारण भाषा में इस चीज को समझिए। भारत ने हालांकि इस चीज का सपोर्ट किया है कि मिनरल्स का सप्लाई होना चाहिए और ये जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये इसी तरीके से चलना चाहिए कि किसी को किसी चीज की कमी ना हो। पर अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका इन 50 देशों का साथ चाहता है अपने आप को चाइना के चंगुल से बचाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये 50 देश जो आप देख रहे हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर अमेरिका का एक ऐसा ग्रुप तैयार हो जाएगा जो कि एक व्यापारिक ग्रुप होगा। आपस में व्यापार व्यवसाय करेंगे और ये कंट्रोल कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथ में होगा कि अमेरिका इस पूरे व्यापार व्यवसाय को किस तरीके से हैंडल करता है। आगे चलकर ये ग्रुप कोई और रूप ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा तो फिर भारत इसमें क्यों शामिल हो गया है? भारत को शामिल नहीं होना चाहिए। तो भारत यहाँ पर शामिल हुआ है अभी के हालात देखते हुए। भविष्य की चीजें भविष्य में देखी जाती है। अभी इतना जरूर है कि इन 50 देशों के बीच में अगर समन्वय बन रहा है तो किसी के पास कुछ रेयर अर्थ मटेरियल है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो सप्लाई चेन सही तरीके से काम करना शुरू करेगा। भारत अपने आप को डेवलप कर रहा है और इस वक्त भारत को रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता है। दूसरी चीज, मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद ये भी देखने को मिला कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिस स्टेटमेंट में क्वाड के माध्यम से रिश्तों का विस्तार किया जाएगा। यानी अब क्वाड की भी याद अमेरिका को आने लगी है। और क्वाड का उदय क्यों हुआ था ये सभी को पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए। यानी अपूर्ण रूपेण चाइना के ऊपर फोकस हो रहा है अमेरिका की लॉन्ग टर्म में कैसे चाइना को काउंटर किया जाए। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।